अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, सबसे पहले खबर देंगे क्रिकेट के मैदान से, जहां अच्छी खबर तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि गॉल टेस्ट में श्रीलंकन बॉलर्स के सामने जो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है वो रेत की दीवार साबित हुआ है और सिर्फ 106 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। गॉल टेस्ट में दूसरे दिन का खेल बारिश की वजह से रोक दिया गया और दिन के अख्ताम तक पाकिस्तान का जो स्कोर है वो 5 विकेटों के नुकसान पर 221 रन रहा है। इमामुल हक 1 रन बना पाए, अब्दुल्ला शफीक 19, कप्तान बाबर आजम 13 और सरफराज अहमद सिर्फ 17 रन ही बना पाए। सिर्फ जो शान मसूद थे उन्होंने कतरे बेहतर क्रिकेट खेली, उनका जो स्कोर था वो 39 रन बनाने में वो कामयाब रहे। सऊद शकील और आगा सलमान ने भी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया और अभी दोनों ही क्रीज पर मौजूद हैं। खेल बारिश की वजह से रोक दिया गया और अब आज देखना है कि पाकिस्तान के स्कोर में कितना इजाफा होता है, क्योंकि स्कोर कार्ड को यही लग रहा है कि जो गॉल टेस्ट है वो ड्रॉ नहीं होगा बल्कि इसका नतीजा बरामद होगा। पाकिस्तान अगर मैच बचाना है तो आज जो बैटिंग है वो हमें जमकर करना होगी और स्पिनर्स को भी अपना जादू दिखाना पड़ेगा। अगर हम अभी की बात करें तो श्रीलंका हमें काफ़ी बेहतर पोजीशन में दिखाई दे रहा है। मैच पर आगे भी चलकर बात करेंगे, अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। कलअदम टीटीपी मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार। पीटीआई मजीद टूट फूट का शिकार, परवेज खटक ने भी पार्टी बना ली। कच्चे के डाकू बेलगाम 7 बच्चे अगवा कर लिए और बगैर हेलमेट के सवारी अब पड़ेगी भारी भी होगा आज के शो का हिस्सा। और सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत के हवाले से, तो अगस्त के दूसरे हफ्ते में मौजूदा हुकूमत की जो आईनी मुद्दत है वो खत्म होने से पहले आइंदा आम इंतखाबात की तारीख और निगरान हुकूमत के सरबराह और काबीना के अरकान के बारे में फैसला किया जाना है और मुल्क की सियासी क़यादत बड़ी तवज्जो के साथ इन मामलात को देख रही है। जहां तक इंतखाबी अमल का ताल्लुक है तो उसके मुकम्मल इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं और निगरान हुकूमतें इसमें कोई भी अहम किरदार अदा नहीं कर सकेंगी। अलबत्ते जो बेहतर मुआशी नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा है वो तो निगरान हुकूमत को करना होगा, उसके लिए भी उन्हें पूरी तरह से अहल होना चाहिए। और अब आपको बताते हैं कि असेंबली पहले तहलील करने की बात क्यों की जा रही है। असल वजह कुछ यूँ है कि अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो फिर इलेक्शन के लिए 60 दिन का वक्त मिलता है और अगर असेंबली मुकर्रर वक्त से 1 दिन पहले भी तहलील हो जाए तो फिर इलेक्शन के लिए 90 दिन का वक्त मिलता है। उधर वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान सेटअप के लिए मुशावरती अमल शुरू कर दिया है। नून लीग के जो आने वाले दिन हैं उसमें सियासी हिकमत अमली के मुतालिक भी पता चला है। नून लीग ने आइंदा इंतखाबात में सियासी इत्तेहाद ना करने का फैसला किया है, जबकि दूसरी जानिब मुल्क में नई सियासी पार्टियां भी जन्म ले रही हैं और ये पार्टियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले हैं या फिर जिन्हें तहरीक इंसाफ से निकाला जा रहा है वो तमाम सियासतदान बना रहे हैं। अब पीटीआई के साबिक रहनुमा परवेज खटक ने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान किया है और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की तरह परवेज खटक ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनाने का ऐलान कर दिया है, जिस पर उन पर बहुत तनकीद भी हो रही है। परवेज खटक ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि 50 से ज़ायद साबिक एमपीएस और एमएनएस उनसे राब्ते में हैं। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी ने निगरान वज़ीर आज़म पर तबसरा करते हुए कहा कि 2 बड़ों ने निगरान वज़ीर आज़म का फैसला कर लिया है, उन्हें इस मामले में एतमाद में नहीं लिया गया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई की कल नैब में तलबी थी लेकिन वो नैब में पेश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने नैब को खत लिखा कि मैं नैब में पेश नहीं हो सका क्योंकि मेरी जान को खतरा है। चौधरी परवेज इलाही की बात करें तो साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को 3 MPO के तहत 1 माह की नज़रबंदी का सामना है और इसके साथ साथ चौधरी परवेज इलाही ने अपनी नज़रबंदी को अदालत में चैलेंज भी कर दिया है। दूसरी जानिब मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, जहां पर शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा भी की गई है। वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब भी जमा करवा दिया है और उधर MQM ने पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबी नताइज कबूल करने से इनकार कर दिया है। सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के हवाले से परवेज खटक के इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, ये फैसला तकरीबन 1 माह से मुतवक्को था और बीच में कई मराहिल आए, कई लोगों ने फिर दावे शुरू कर दिए कि नई सियासी जमात नहीं बनेगी बल्कि वो एक धड़ा बनेगा और फिर वो किसी एक सियासी जमात के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन पहले दिन फैसला यही था कि वो नई सियासी जमात बनाएंगे और बीच के अंदर जो भी मराहिल आए, नतीजा ये निकला कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का ऐलान हो गया। और उसमें आपको देखना ये होगा कि क्या निगरान हुकूमत के अंदर केपी में कोई तब्दीलियां आएंगी जो परवेज खटक के लिए साजगार साबित होंगी, और फिर जो लोग पीछे रह गए हैं पीटीआई के अंदर
जो मैं लफ्ज कहता हूँ कट टू साइज हुई है, उसको मजीद कितना करेंगे? क्योंकि वो जो लोग बार बार बात करते हैं कि जी खान साहब का वोट है, बिल्कुल वोट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वोटर को कैंडिडेट मिलेंगे तो वो वोट डालेगा। और वो कितने मौसर कैंडिडेट होंगे, खान साहब कंपेन करने के काबिल होंगे नहीं होंगे, ये हमें कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद इन सवालात के जवाब सामने आ जाएंगे। लेकिन इन हालात में बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और पाकिस्तान की जो सियासत है वो पाकिस्तान की बिल्कुल दूसरी दुनिया से मुख्तलिफ है कि जी यहाँ वोटर मौजूद है, फलां है। नवाज शरीफ का वोटर भी बेपनाह मौजूद था और नवाज शरीफ ने उस वोटर को वहां ले जाके पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया था तब जब वो और उनकी बेटी ने आके सजा का अनाउंस होने के बाद लंदन से आके गिरफ्तारी दे दी थी जी। यहाँ खान साहब अरेस्ट होने से भाग रहे हैं, लोगों के सामने नहीं जाते, अज खुद लोगों को मिलने नहीं पहुंच रहे, वो किसी की फातिया पे नहीं जाते, किसी की गुफ्तगू नहीं करते जहां से साथी मुतनफर हुए। अब देखना ये होगा कि वो जो रोजाना सोशल मीडिया पे खिताब है वो कितना कारगर साबित होगा कि वो अपने कैंडिडेट भी बचा लें, क्योंकि कैंडिडेट नहीं बच रहे, क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है कि जो हकीकत ये है कि मैदान में उनका मुकाबला इस तरह नहीं हो सकता। उनको जाना पड़ेगा उन हलकों के साथ जहां से वो पहले इलेक्शन जीत के आए थे। ये मैं बात कर रहा हूं उम्मीदवारों की, और उम्मीदवार इसीलिए कहीं इस्तेकाम पार्टी में जा रहे हैं और कहीं वो पार्लियामेंटेरियन के अंदर आपको आते जाते नजर आएंगे। लेकिन जी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जेयूआई केपी में, एएनपी कुछ कैंडिडेट और इनके लेगी, और पंजाब में तो पीएमएलएन की तरफ लोगों को जाना ही है। और इस्तेकाम पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, ये खान साहब की अरेस्ट और उससे मुतवक्का फैसलों के नतीजे में आपस में जरूर लड़ेंगे, लेकिन वो एक तयशुदा ही होगा कि जी ठीक है, चूंकि जितना कुछ हिस्सा इलेक्शन में ले जाएगा आपस में लड़ने के नतीजे में, उतना फिर उसकी बार्गेनिंग पोजीशन होगी हुकूमतें बनाने में। तो मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा तो आमिर साहब जिस तरह से परवेज खटक ने कुछ नाम कर लिए थे, उनकी जानिब से तो तरदीद सामने आ गई है कि वो तो इस पार्टी का हिस्सा नहीं होंगे। साथ ही साथ आपको क्या लगता है, क्या वजूहात रही होंगी कि परवेज खटक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ नहीं गए या उन्हें वहां पर कबूल नहीं किया गया? साथ ही साथ जिस तरह से नून लीग है, तो परवेज खटक आपको लगता है कि नून लीग ने उन्हें कबूल नहीं किया? नून लीग के पास एक अच्छा मौका था केपी में अपने कदम जमाने के लिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि परवेज खट्टक इस्तेकाम पार्टी में जाते क्यों? वो खुद अपने सूबे में एक कदावर शख्सियत है और इनके गिर्द लोग इकट्ठे हुए हैं, कुछ चले जाएंगे कुछ और आ जाएंगे, और आगे जाके जो अलायंसेस होने हैं और इख्तलाफ होने हैं वो जब इलेक्शन के बाद, यानी कौमी असम्बली, मैं इलेक्शन के बाद कह रहा हूँ, कौमी असम्बली की तहलील के बाद निगरान हुकूमत आ जाएगी, सिंध में भी आ जाएगी, बलोचिस्तान में भी आ जाएगी, आपको बहुत ज्यादा फिर चक्कर लगेंगे कि जो आज इधर हैं वो कल दूसरी तरफ चले जाएंगे। लोगों को बड़ी पार्टियों की तरफ जाना पड़ेगा या उनके साथ इत्तेहाद बनाना होगा। ये मिलके इस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे कि जो 3-4 ग्रुप, अगर हम केपी की तरफ ही देख लें कि वहां जेयूआई है, एएनपी है, वहां पीपल्स पार्टी भी कुछ हिस्सा लेगी, वहां पे पीएमएलएन है, हजारा बेल्ट उनकी बड़ी मुस्तहकम है, अमीर मुकाम ने दीर और दूसरी तरफ काम शाम अपना शुरू किया हुआ है सवाद की तरफ, और बीच में जो हश्त नगरी के अंदर खुद परवेज खटक साहब और इनके साथी दोस्त जो आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, वो एक मजबूत धड़ा है। आप उसको जमात तो अभी वो बनेगी, लेकिन कोई ये नहीं कह सकते कि जी बहुत बड़ा लीडर है और वो वोट इकट्ठे करेगा। उन्होंने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक बनाना है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि निगरान हुकूमतों में कुछ तब्दीलियां आपको ऐसी नजर आएंगी कि जिससे परवेज खटक का इंतजामी तौर पर लोगों को पलड़ा भारी होता हुआ नजर आएगा। ये किसी इस्तेकाम जो पार्टी नहीं बनी है इनकी, पीपल पार्टी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, इसका इंतजार था, और उसके बाद अब वहां पे खासी तब्दीलियां आपको और हमें नजर आएंगी। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अभी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी जिस तरह से असम्बलियां मुकर्रर वक्त से पहले तहलील करने पर इनमें इत्तेफाक तो हम देख रहे हैं मौजूद है, तो सियासी जमातें इलेक्शन मुहिम के लिए ज्यादा वक्त चाहती हैं या आपको लगता है कोई और वजह है? नहीं, सिंपल सी बात है, ये कोई छुपी हुई वजह नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट है 16 सितंबर जी, और आपको पता है कि 54 दिन कम से कम इंतखाबी मुहिम के लिए, यानी शेड्यूल के लिए चाहिए कि आज से कागज जमा होंगे और फलां दिन पोलिंग होगी, जो कि मेरे हिसाब में 5-6 नवंबर बनेगी, और ये कौमी असम्बली तहरील करेंगे 2-3 दिन पहले, ताकि 90 दिन का आईनी तौर पे जो वक्फा है वो आ जाए 60 दिन की बजाय। और फिर इलेक्शन कमीशन को चूंकि शेड्यूल देना है, आप सदर मुमलिकत ने तो शेड्यूल नहीं देना कि इधर असम्बली टूटती और वही फौरन कह देते कि जी ये 54 दिन के बाद मैं इलेक्शन कराने जा रहा हूं। फिर तो आरिफ अलवी साहब ने यही कुछ करना था, तो अब उनके हाथ से तो निकल गया। गो कि आरिफ अलवी की सदारती मुद्दत भी 9 सितंबर को खत्म हो रही है, लेकिन आइन में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि जब तक
इनकी जगह पे एक नया इलेक्टेड सदर नहीं आएगा, ये अपने ओहदे पर कायम रहेंगे। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि ये 9 सितंबर को रिजाइन कर जाएंगे, कि बड़ी मुश्किल में बैठे हुए अब तक अपने पार्टी के चेयरमैन, एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में नाकामी के बाद कई दफा चेयरमैन ने इनके साथ गुस्से का भी इजहार किया है। अभी हमें यही चीजें देखनी होंगी कि एक तरफ वफाकी हुकूमत जा चुकी होगी, निगरान हुकूमत आ चुकी होगी, और अगले महीने में जब शेड्यूल आने वाला होगा, शेड्यूल आ भी जाए तो कैंपेन के लिए तो वही 54-55 दिन ही होते हैं, और जिन्होंने करनी है वो तो आज से शुरू है ना। जरदारी साहब को पीछे हट गए हैं, पीएमएलएन जोड़ तोड़ जो हो रहा है, ये जो नई सियासी पार्टियों का वजूद जी अमल में आ रहा है, वो इसी बात के लिए है कि इन्हें अपने कैंडिडेट इकट्ठे करने हैं, अपनी इंतखाबी मुहिम। तो जाहिर है कि कोई भी शख्स इतनी लंबी कैंपेन इसलिए नहीं कर सकता कि खर्चात बेपनाह है। जब आप डेरा ओपन करते हैं, इलेक्शन का माहौल शुरू हो जाता है, तो खर्चे शुरू हो जाते हैं जो कि करोड़ों रुपए में है। तो वो लोग भी सब यही चाहेंगे कि जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए, शेड्यूल आ जाए, तो बस फिर आप और हम सब गहमा गहमी भी देखेंगे, जलसे जुलूस भी देखेंगे, और आप और हम नवाज शरीफ को पाकिस्तान में भी देखेंगे। तो नून लीग जिस तरह से आइंदा इंतखाबात में अब ये कह रहे हैं कि सियासी इत्तेहाद नहीं करेंगे, फैसला कर रहे हैं, इस फैसले के पीछे आप क्या समझते हैं? नून लीग की कोई हिकमत अमली है या फिर हद से ज्यादा उन्हें एतमाद है? क्योंकि बहुत से हल्के तो यही कहते दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ डिसाइडेड है, पहले से ही सेटल हो चुका है, आसिफ अली जरदारी सदर होंगे, नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे, सिंध में कुछ हिस्सा मिलेगा नून लीग को, जनूबी पंजाब में कुछ हिस्सा मिलेगा पीपल्स पार्टी को, तो सेटिंग तो हो चुकी है। तो फिर ये अब सिर्फ बयानिया बनाया जा रहा है। केपीके में मौलाना फजलुर रहमान होंगे? नहीं, देखें, फैसले कुछ भी हो जाएं, जब इलेक्शन का माहौल बनेगा ना, ये फैसले भी साइड पे रह जाते हैं और मुहिम देखी जाएगी कि कौन किसको लीड कर रहा है। आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को याद रखिए, जब वो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, तो उन्होंने सब कुछ मान लिया था कि आप एनआरओ दें और मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। तो जिस दिन एनआरओ हो गया उस दिन वो पाकिस्तान भी आ गई। असैसिनेशन उनकी जरूर हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को फ्रंट से लीड करने का आगाज किया था। तो जो लीडर अपनी पार्टी को छोड़ जाते हैं, उनके लिए मसाइल इमरान खान साहब की तरह बढ़ जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं कि आप बीच रास्ते में मत छोड़ें। यही बात खान साहब को समझ नहीं आ रही। उनको पॉलिटिकल कुव्वतों के साथ गुफ्तगू में आज भी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि दावे इतने कर चुके हैं, और वो उस चाहे उनके साथ पता नहीं क्या खास वजह है कि वो हर उस सियासी अमल से दूर हो जाते हैं जो उनको इक़्तिदार के करीब भी ला सकता है और मुश्किलों से निकाल सकता है। लेकिन वो रास्ता चुनते हैं कि नहीं, मुझे वो प्यारी प्यारी जो मोहब्बत थी मेरी 2017-18 वाली, वही एस्टेब्लिशमेंट लौटा दे, मुझे लाडला बना ले और मुझे लाके वजीर आजम की नशिस्त पे बैठा दे, क्योंकि इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। और वो फंस गए हैं उसके अंदर, उनको समझ नहीं आ रही। और पीएमएलएन ने जो ये कहा है ना, राना सनाउल्लाह ने स्पेशली अनाउंस किया, हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, ये भी एक बार्गेनिंग पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश होती है कि एक तरफ जरदारी साहब पंजाब में सीटें मांग रहे हैं नवाज शरीफ के साथ, दूसरी तरफ वो कहेंगे देखें नहीं, हमारे तो बड़े बड़े सीनियर लीडर इस बात के लिए तैयार नहीं है, तो आप थोड़ा कम कीजिए। वो एक दूसरे को हिसाब किताब, सौदेबाजी, सियासत, इसी चीज का नतीजा होती है कि देखें हमारी तो तमाम टीम जो पाकिस्तान बैठी है वो समझते हैं कि हम जीत जाएंगे, तो हम आपको कैसे इतनी ज्यादा सीटें ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि वो पंजाब में देखे ना, मुल्तान के अंदर जाते हैं तो गिलानी फैमिली ने आधी सीटें मांग ली हैं, कौमी असेंबली की 6 में से 3 मांग ली हैं, सूबाई असेंबली की मांग ली है कि जी यहाँ हमारा नंबर 2 था, आपका नंबर 3 था। लेकिन उस वक्त जो नंबर 3 था, क्योंकि पंजाब, जनूबी पंजाब से तो नून लीग के टिकट होल्डरों को टिकट वापस करवाए गए थे, उनकी वफादारियां बदलवाई गई थी, इलेक्शन की कैंपेन नहीं करने दी गई थी, तो वो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे जो आज होने जा रहे हैं। तो वो पीएमएलएन इसलिए इस हिकमत अमली पे आ गई है। अब सब एक और अहम मामला है, जिस तरह से मालियाती इदारे की कुछ शराइत हैं, उनकी पाबंदी भी करना है, उसको यकीनी बनाना है, जो निगरान वफाकी हुकूमत की लाजमी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अवाम पर तो फिर बोझ नहीं डाला जा सकता निगरान हुकूमत के दौर में भी मजीद। तो इस हुकूमत में आप समझते हैं ऐसी शख्सियात को बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए कि जो अपनी गहरी सियासी वाबस्तगी के बायस अपने फ़राइज़ गैर जानिबदारी या दयानतदारी के साथ अंजाम देने की अहलियत ना रखते हों, क्योंकि यही कहा जा रहा है ऐसे बहुत से लोग होंगे अब इस सिस्टम में, निगरान सिस्टम में। देखें, अभी क्योंकि नाम आ रहे हैं और सब यार दोस्त एक दूसरे का कि तुम मेरा नाम लो, मैं तुम्हारा नाम लूं, अंजुमन सताइश बामी बनी हुई है। आपको पता है कि 25-30 वज़ीर आज़म के तो नाम आ चुके हैं, और फिर इसके साथ ही ज़रब लग रही है कि काबीना में ये लोग होंगे। अभी बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ तब्दील होना है, और सब सियासत के खिलाड़ियों ने, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ियों ने सब चीजें ओपन नहीं की। हम और आप बिल्कुल गुफ्तगू कर रहे हैं, चूंकि जो चीजें सामने आ रही हैं हमें उस पर तज्जिया करना है। बहुत सारी वो चीजें हैं जो जब निगरान हुकूमत बन जाएगी,
बनेगी। आपको मैं बताऊं, मुआहदे जो मर्जी हो जाए, गुफ्तगू जो मर्जी हो जाए, PMLN देखेगी जिस दिन नवाज शरीफ लैंड करेंगे उनका इस्तकबाल और उसके बाद की सियासी हिकमत अमली बिल्कुल आज के हालात से और वादे और गुफ्तगू से मुख्तलिफ हो जाएगी। और यही बात जरदारी साहब को भी हॉन्ट करती है, बार बार उनको भी समझ आ रही है कि आज मैं जो कुछ मनवा लूं नवाज शरीफ से बाहर बैठ के पंजाब के अंदर अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए पार्टी के लिए, तो वो मुझे मिल सकता है। लेकिन नवाज शरीफ को भी पता है कि उन्होंने जो PDM के ओरिजिनल बनते वक्त जरदारी साहब को ऑफर की थी कि आपके जितने अच्छे कैंडिडेट होंगे हम उनको अपने आपके लिए टिकट नहीं देंगे अपने लोगों को, लेकिन ये PDM छोड़ के सिंध हुकूमत बचाने के लिए चले गए थे। सियासी जमातें तो यही चाहती हैं कि जो वजीर आजम आए वो कोई सियासतदान आए, लेकिन जहां से फैसला होना है वहां से शायद ये कहा जा रहा है कि कोई ब्यूरोक्रेट का नाम सामने आएगा। वजीर आजम अगर कोई हल्का आ जाता है तो फिर वजीर खजाना बड़ा तगड़ा होगा। देखें, ये नहीं है बात। ये वजीर आजम जो आएगा उसे इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की फौज उनके साथ मिल के काम करना होगा, चाहे आप सियासतदान लगा दें चाहे टेक्नोक्रेट लगा दें, जिसको एक महदूद मुद्दत के लिए, बज़ाहिर तो यही है ना कि एक महदूद मुद्दत के लिए जिसे आना है, वो ये नहीं हो सकता कि वो फैसले खुद कर सकता है, उसको डे बाय डे चलना है। और ये बात IMF को पहले दिन से मालूम है, इसीलिए आप और हम देख रहे हैं कि जितनी टैक्सेशन है और जो टैरिफ के इजाफे हैं वो अभी यही हुकूमत कर रही है। IMF गारंटी कर चुकी है और इस बात की गारंटी इन्हीं से बनाएगी कि जब तक आप हुकूमत में हैं, जो आपने हमारे से शराइत स्टार्ट में की हैं उनको पूरा कीजिए। निगरान हुकूमत आके उसमें तब्दीली नहीं कर सकती। हाँ, वो अमल दरामद जरूर करेगी, क्योंकि उसे उस वक्त बज़ाहिर वोट नहीं लेना होगा कि जी उसके किसी एक्शन से किसी पार्टी को फायदा और किसी को नुकसान होगा। इंतखाबी मुहिम बिल्कुल और अंदाज की होती है। इंतजामी फैसले आज आप कुछ कर रहे हैं वो कुछ और होंगे, लेकिन आलमी मालियाती इदारे में जो आपने मुआहदा किया है, एक दफा खान साहब बिट्रे कर चुके और उसका नतीजा हमें एड़ियां रगड़ रगड़ के ये बड़ी मुश्किल से पैकेज मिला। ठीक है, साहब एक शॉर्ट कमेंट बस मैं आपसे लेना चाहूंगा। नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक यही कहा जा रहा था कि वापस आएंगे, लेकिन अब बहुत से हलकों की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी वापसी अभी रुक गई है, अभी वापस नहीं आ रहे वो। देखिए, एक तो कोई डेट तो नहीं अनाउंस हुई ना कि नवाज शरीफ कल आ रहे थे या परसों आ रहे थे। यही तवक्को थी पहले दिन से, जैसे कुछ लोग 14 अगस्त की बात कर रहे थे और कुछ समझ रहे हैं कि जब इंतखाबी मुहिम का ऐलान होगा, इलेक्शन कैंपेन आएगी, नवाज शरीफ उस वक्त आएंगे। ये जो आजकल इनकी पार्टी की हुकूमत है वो सारा मलबा तो शहबाज शरीफ पे आना है, कोई सागदार पे आना है। लेकिन नवाज शरीफ जब मौजूद होंगे तो लोगों की जो उनके साथ वाबस्तगी है, जो उनके हमदर्दी है, जैसे खान साहब के लोग आज भी वो सारे जो इनके पार्टी के लोग चले गए या उस वक्त होते थे कि नहीं ये बेईमान वो बेईमान, खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक। पार्टी के अंदर जो लोग होते हैं, वोटर होते हैं, वो अपने लीडर के साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार मेरे लिहाज रात दिन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कल कराची सिटी कॉरपोरेशन का पहला इजलास हुआ। बस इजलास क्या था, एक अखाड़ा ही था जहां पर बांध बांध की बोलियां बोली जा रही थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन काउंसिल का पहला इजलास अरकान की शदीद हंगामा आराई के बाद ख़त्म कर दिया गया। इजलास के आगाज़ के बाद जमात इस्लामी और PTI के अरकान मेयर कराची के डेस्क के आगे आ गए और शदीद नारेबाजी की। KMC इजलास के दौरान PTI के अरकान आपस में लड़ पड़े, अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए। हाफिज नईमुर रहमान के खिताब के दौरान भी शदीद नारेबाजी की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नारेबाजी रोकने की कोशिश की, लेकिन सिटी काउंसिल हॉल में दोनों जमातों की जानिब से भरपूर नारेबाजी की गई। दोनों जमातें एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाती रहीं। इस मौके पर हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि वो बजट पर शब खून नहीं मारने देंगे, वो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कल इजलास में क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ कि इतनी वहां पर हंगामा आराई हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल जो पहला इजलास था कौंसिल का, लेकिन इन्होंने बड़ी ज्यादती की शहर कराची के साथ कि इतने तवील अरसे के बाद बल्दियाती ये कौंसिल बनी और पहला काम तो ये किया गया था कि ज़ाहिर है कि एक कब्जा मेयर साहब तशरीफ फरमाए, इसलिए कि इन्होंने मैंडेट पे शब खून मारकर मेयर बनाया है। दूसरी बात यह कि पहले ही इजलास में इन्होंने कोई एजेंडा ही नहीं रखा, सिर्फ तारुफी नशिस्त क्या होती है। आप 366 लोगों को, मुंतखब लोगों को बुला रहे हैं और कराची के हालात इतने बदतरीन है कि कराची दुनिया भर में 169वें नंबर पे आया है 173 में से। ये बदतरीन हालात पैदा कर दिए 15 साल में पीपल्स पार्टी ने।
ये हालत है कि इस वक्त आधे शहर को पानी नहीं मिल रहा। ये सूरत हाल है कि इस वक्त सड़कें नहीं है, टूट फूट है, लोगों को बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही। और बजट पेश करने के बजाय इन्होंने एक और ये काम किया था कराची दुश्मनी में कि इन्होंने 15 तारीख को मेयर का इंतखाब था और 14 तारीख को बजट अप्रूव कर दिया एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए। ये कहाँ की जमहूरियत है, कहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये कैसा इस शहर के साथ इनका रवैया है। ये कराची दुश्मन रवैया था जिसकी वजह से हमने एहतजाज किया कि बजट पेश कीजिए आप, और कराची के इन बुनियादी मसाइल को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर जो हमने करारदादें पेश की हुई हैं उन करारदादों को लेकर आइए। लेकिन वो सुनने से इनकार कर रहे थे, वो अपनी तकरीर फरमा रहे थे। और तकरीर फरमाने के बाद उन्होंने एक और गलत काम ये किया कि बजाय इसके कि वो जमात इस्लामी को मौका देते कि वो अपनी बात करें, उन्होंने एक ऐसा पार्लिमानी ग्रुप जो पहले ही उन्होंने 2 नंबर तरीके से बनाया हुआ है उसको कह दिया कि आप तकरीर करें, जिस पर ज़ाहिर पीटीआई के लोगों में भी आपस में मसला बन गया। तीसरी बात ये हुई कि उन्होंने जब मेरी गुफ्तगू शुरू हुई तो माइक बंद कर दिया। ये डिक्टेटरशिप और ये जो आमिराना तर्ज अमल है आज से तो नहीं है, कब तक ये माइक बंद करते रहेंगे। इन्होंने तो जो है वो आवाज बंद कर दी थी, मशरक़ी पाकिस्तान का मैंडेट ही तस्लीम नहीं किया था, पाकिस्तान तोड़ दिया था। तो ये तर्ज अमल जो है 50 साल से वही चला रहा है। और मुर्तज़ा वहाब साहब तो ज़ाहिर सामने का चेहरा है, असल में तो वडेरा शाही माइंडसेट है जिसकी बुनियाद पे ये काम हो रहा है। तो फिर हाफिज साहब, जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है? क्या मुर्तज़ा वहाब जमात इस्लामी को आपको बतौर मेयर कबूल ही नहीं है? नहीं, देखें, जब तक जाहिर सी बात है, सीधी बात तो ये है कि उनकी जो मेयरशिप है वो तो दुनिया ने देखा है, मीडिया ने बताया है, तज्जिया निगारों ने तज्जिया किया है कि जायज तरीके से तो नहीं बने ना, तो नाजायज को नाजायज कहा जाएगा, कब्जे को कब्जा कहा जाएगा। अलबत्ता कराची की डेवलपमेंट के हवाले से जाहिर है जब तक कि ये बैठे हुए हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि हम डेवलपमेंट का काम रोक दें। हमारे पास 9 टाउन्स हैं, 87 यूसीज हैं, हमें तो चार्ज भी नहीं दिया इन जालिमों ने अभी तक। आप देखें ना, बातें इनकी सुने। इन्होंने बजट बैकडेट में अप्रूव कर दिया, टाउन्स के बजट पिछली डीएमसी से अप्रूव करवा दिए, चार्ज अभी तक दिया नहीं है, अकाउंट अभी तक खोले नहीं है, दफ्तर पूरे दिए नहीं है, और ये कह रहे हैं कि कराची की तरक्की करना चाहते हैं जिसमें रुकावट नहीं मुर्रहमान है। ओ भाई, तुम तो खुद ही कुछ नहीं करना चाहते, तुम तो कब्जा करना चाहते हो, और जो खांचे तुम्हारे चल रहे हैं वो चल रहे हैं। कराची पे कब्जा तो 15 साल से नहीं का है ना। लेकिन हाफिज साहब, फिर इस तरह से आप ये समझते हैं कि मेयरशिप चल सकेगी? दोबारा भी इजलास में आपने एक दूसरे के आमने सामने आना है, ऐसे कैसे मामला चलेंगे? देखिए, अगर ये तरीके के साथ बात करें और ये बजट को लेकर आए, हमारा एतराज अपनी जगह, हम कल काली पट्टियां बांधकर एहतजाजन शरीक हुए थे। हम इनको कब्जा मेयर लिखेंगे, पढ़ेंगे, पुकारेंगे, लेकिन इसके बावजूद जाहिर सी बात है कि जब कोई संजीदा चीज कराची के हवाले से होगी तो हम उस पर गुफ्तगू भी करेंगे, करारदाद भी पास करेंगे और इसके नतीजे में मामलात को आगे भी बढ़ाएंगे। और बजट अगर ये पेश करते, दोनों तरफ से तकरीरें होती, इसमें तरामीम होती, बजट पास हो जाता, सबका भला होता। हम तो ये तजवीज लेकर गए थे कि नेमतुल्लाह खान साहब के जमाने में फी यूसी उस वक्त आखिरी बजट में 1 करोड़ रुपए दिए रखे गए थे, उससे पहले 65 लाख, उससे पहले 34 लाख। हम ये चाहते थे कि 2005 में जब 1 करोड़ थे तो अब तो कम से कम 3 करोड़ रुपए फी यूसी होने चाहिए थे। तो इसका फायदा तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को भी होता ना, इसका फायदा तो तमाम मेंबर्स को होता, हर पार्टी के लोगों को होता, सिर्फ जमात इस्लामी को तो नहीं होता। इन जालिमों ने तो इसको रखने ही नहीं दिया। तो जब आप काम ही नहीं करना चाहते तो फिर आप बातें क्यों करते हैं? इसलिए अगर आप गलत रवैया इख्तियार करेंगे तो एहतिजाज किया जाएगा। ठीक है, तो कोई दरमियानी रास्ता चाहेंगे तो काम में कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा? कोई बैक एंड पर कोई राब्ता किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से या जमात इस्लामी की जानिब से कि पहले तमाम मामला सॉर्ट आउट कर लिए जाएं, फिर दोबारा से इजलास बुलाया जाए, तमाम मामला खुश असलूबी से हल किए जाएं? ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ना। देखिए, सीएम साहब ने सीएम हाउस में इजलास बुलाया, उस इजलास में तमाम के तमाम हमारे 9 टाउन्स के चेयरमैन गए और उन्होंने चूंकि उस इजलास को तरीके से बुलाया था तो तरीके से बात की गई, अपना पूरा मौक़िफ़ बयान किया। उन्होंने तय किया कि भाई 3 लोग जमात इस्लामी के बोलेंगे, 3 पीपल्स पार्टी के बोलेंगे, पीटीआई के 2 बोलेंगे। सबने अपनी बात की, ठीक है, उन्होंने माना न माना, लेकिन तरीके से इजलास तो हुआ ना, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई दुश्मनी नहीं हुई, कोई इजलास का वॉकआउट नहीं हुआ, बाइकआउट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इजलास ही गलत बुलाएंगे, आपके तारुफ तो हमें मालूम है पहले से, आप जब मुशीर बने थे, वजीर बने थे तो गलत था, आप नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर बने, कब्जा मेयर बने, तो आपका तारुफ तो पता था हमें, तो आप किसका तारुफ कराने के लिए तशरीफ लाए थे? इसलिए जो है वो ये तरीका सही नहीं है। तरीके से चलेंगे तो शहर की बेहतरी होगी, और अगर शबखून मारते रहेंगे, रस्मी कार्रवाई करने के लिए हमारे टाइम जाया करेंगे पूरी कौम का, कराची के अवाम का, तो ये तो नहीं चलेगा ना। अगर इन्होंने फौरन इनको इजलास बुलाना चाहिए
और संजीदगी से बात करनी चाहिए। ठीक है, तो हाफिज साहब अभी जमात इस्लामी के जो बुनियादी मुतालबात हैं वो क्या हैं? आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब से? कैसे चलें, कैसे आपको साथ देकर चलें, फंड्स रिलीज किए जाएं, इख्तियारात दिए जाएं? भाई पहला काम तो ये है कि देखिए सिर्फ मुर्तज़ा वहाब का मसला नहीं है। मुर्तज़ा वहाब तो ये बताएं ना पहले कि वो तरमीम जो आज से 1.5 साल पहले तय हुआ था हमारे धरने में, ये खुद भी तशरीफ लाए थे, नासिर शाह साहब तशरीफ लाए थे, बाद में सीएम साहब यहाँ आए थे, इदारा नूर हक, और उन्होंने कुछ वादे किए थे। उन वादों के मुताबिक क्या तरमीम हो गई? क्या उसके बाद इनके पास वो वाले इख्तियारात एटलीस्ट आ गए कि जो इख्तियारात उस मुआहदे में तय हुए थे? आज तक वो सारी चीजें भी मुकम्मल नहीं हुई हैं। इनको तो खुद इन वडेरों ने इख्तियार नहीं दिया हुआ, इनको तो रखते ही सामने है कि जो कुछ भी तनकीद होगी मुर्तज़ा वहाब पे होगी, काम वडेरों का चलेगा, सिस्टम तो चल रहा है ना, जमीनों पे कब्जे भी चल रहे हैं। अभी भी मंगो पीर में अली हसन बरोई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनका जो नेटवर्क है वो काम कर रहा है, कोर्ट का फैसला मौजूद है, अमल दरामद कोई कर नहीं रहा, कोई जमीनें छुड़वा नहीं रहा, ये तो रिकॉर्ड पर चीजें मौजूद हैं। इसी तरह के बेशुमार कब्जे चल रहे हैं। तो मुर्तज़ा वहाब तो एक सामने की चीज है, पीछे तो वडेरा शाही दिमागी चल रहा है, और कराची पे तो बदतरीन इन्होंने एक अजाब मुसल्लत किया हुआ है 15 साल से। अल्लाह देखे ना, आप खुदा का खौफ करें, 173 शहरों का तज्जिया हुआ तो हम 169वें नंबर पर हैं। आप सोचे तो सही, ये शहर क्या था, इन जालिमों ने क्या बना दिया, और बातें सुने इनकी इतनी अच्छी अच्छी करेंगे कि जैसे पता नहीं क्या करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं, राना सनाउल्लाह भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो पुरानी मरदमशुमारी है उस पर ही इलेक्शन होगा। आप एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं कराची में। एमक्यूएम पहले नई मरदमशुमारी पर आमादा नहीं थी, अब पुरानी पर इलेक्शन का ऐलान हुआ है तो एमक्यूएम फिर आमादा नहीं है। इस पर आपका क्या स्टांस है? आपकी जमात क्या कहती है? नई मरदमशुमारी देखें, जो 2017 की मरदमशुमारी पे अगर ये इलेक्शन का कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील से बात करूंगा। राना सनाउल्लाह का ये बयान खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है, खिलाफ ज़ाब्ता है। एक वजीर दाखिला को ये इख्तियार किसने दिया है? वो बादशाह सलामत है जो कह रहा है कि मरदमशुमारी सामने नहीं लाई जाएगी, ऐलान नहीं किया जाएगा। वो होते कौन है ये बात कहने वाले? मरदमशुमारी हुई है, वो सामने भी लाई जाएगी और उसकी खराबियां भी दूर करके कराची जितना है उतना गिना भी जाएगा। मरदमशुमारी पे तो कोई कंप्रोमाइज किया ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। और ये जो इन्होंने चक्कर चलाना शुरू कर दिया है ना कि मरदमशुमारी नहीं कराओ ताकि जो है नुमाइंदगी नहीं दो, मुलाजमतें नहीं दो, इख्तियारात नहीं दो, और जब इलेक्शन आए तो मरदमशुमारी को सामने रख दो कि चूंकि मरदमशुमारी नहीं हुई है इसलिए जो है वो हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो ये दोनों हाथों में लड्डू लेने वाला जो अमल है ना पीडीएम का, ये जो जाहिर है फिर जब इनको इंपोर्टेड हुकूमत कहते हैं या इनको सेलेक्टेड हुकूमत कहते हैं तो इनको परेशानी होती है कि मरदमशुमारी में कराची के साथ ज्यादती की जाएगी और उस ज्यादती को भी बरकरार रखा जाएगा, और जब इलेक्शन आएगा तो कहेंगे मरदमशुमारी की वजह से डिले हो रहा है इसलिए मरदमशुमारी लेकर नहीं आएंगे। तो दोनों से एक दूसरे को नलिफाई करने की ये कोशिश करते हैं। कराची के लोगों को तो उन्होंने खिलवाड़ बना के रखा हुआ है, टैक्स कराची से चाहिए, माल कराची से चाहिए, लेकिन ना गिनती पूरी करेंगे ना सहूलत कोई देंगे। ठीक है। और हल्का बंदियों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है एमक्यूएम को, आपकी जमात को भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर आपको लगता है कि एमक्यूएम के साथ चलकर आप आगे चल सकेंगे? देखें, एमक्यूएम तो हुकूमत का हिस्सा है। हुकूमत रिजीम चेंज के मौके पर अगर ये बल्दियाती हल्काबंदियां भी और कौमी सूबाई का मसला भी और कराची के बेसिक इश्यूज को ये एड्रेस करते तो इनकी पोजीशन ऐसी थी कि जिसके नतीजे में ये मसले हल हो जाते और ये कहते कि हम यहाँ बहादुराबाद में बैठे हुए ये काम कर दी जाए, तो कुछ काम तो फौरन कर देने के थे। तो इन्होंने उस वक्त तो ये काम किया नहीं। असल में एमक्यूएम की प्रॉब्लम यह है कि वो तो अपनी बका की जंग लड़ रही है और इस वक्त उनके जो भी मसले हैं इंटरनल एक्सटर्नल वो सब अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन असल में उन्होंने कभी भी कराची के हवाले से उस जिम्मेदारी का मुजाहरा वो नहीं कर सके जो उन्हें करना चाहिए था। इतने बड़े मैंडेट, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी कुव्वत के बावजूद कराची हर लिहाज से पीछे चला गया। लिहाजा ऐसी किसी कोलैबोरेशन जिसमें पता ही नहीं है कि राइट का इंडिकेटर देकर लेफ्ट पे ना निकल जाए, 4 वजारतों की ऑफर हो, 2 एडमिनिस्ट्रेटर की ऑफर हो और आप रास्ते में से छोड़कर कोई चला जाए तो उससे ज्यादा देर तक दूर तक बात हो नहीं सकती। अलबत्ता मौकिफ वो भी अपनी बात करें, हम भी अपनी बात करते हैं और वो अपने आप को साबित करें कि अब वो कराची के वाकई खैरख्वाह हैं, तो इसमें क्या हर्ज है। ठीक है। आप सब जिस तरह बिल्कुल आप भी दुरुस्त फरमा रहे हैं, कराची बहुत बड़ी आबादी का शहर है, लेकिन इस शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज है, कहीं पर टैंकर माफिया है, मसाइल ही मसाइल हैं। कराची दुनिया के 5 बदतरीन शहरों में शामिल हो चुका है जहां भी ये कहा जा रहा है कि अब रिहाइश भी नहीं रखी जा सकती। फिर क्या समझते हैं आप, कौन कौन मुलव्विस है, कौन कौन इसका जिम्मेदार है? जाहिर सी बात है कि जो इक़्तिदार में है, आप अगर कम से कम पिछले 35-40 साल की हिस्ट्री देखें
तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों ही इख्तिदार में रहे हैं और मैंडेट भी एमक्यूएम को मिलता रहा और इंटीरियर सिंध में चूंकि उन्होंने हल्काबंदियां भी ऐसी की हुई हैं, जबर का माहौल भी है, आज़ाद मर्जी तो है नहीं वहां बेचारे गरीबों की, तो वडेरे आ जाते हैं, वडेरों की अक्सरियत होती है, एमक्यूएम उनकी जूनियर पार्टनर बनती रही, वडेरों को सपोर्ट करती रही, तो बदतरीन हाल अंदरूनी सिंध का भी हुआ लेकिन शहरी सिंध को भी बर्बाद कर दिया। अब जिम्मेदार तो वही है जो हुकूमत कर रहा है और जो हर हुकूमत में शामिल होता है, हर हुकूमत में, यानी आप ये देखें कि जो मेंबर्स होते हैं या पार्टियों के लीडर्स होते हैं वो कितने अपग्रेड हो गए। वो अगर 60 गज के या 80 गज के या 120 गज के मकान में थे तो वो कहां पहुंच गए, लंदन चले गए, मलेशिया चले गए, दुबई चले गए, बहरिया टाउन में मौजूद होंगे, डिफेंस के लिफ्टन में होंगे, ठीक है, ये तो वहां चले गए, लेकिन अवाम कहां चले गए, उनको पानी भी नहीं मिला, उनको शनाख्ती कार्ड नहीं मिला, शनाख्त तो आप क्या देते। तो ये पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा इसलिए कि इसके पास ठीक है। बहुत शुक्रिया अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान, हम कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, एक अहम खबर शामिल करते हैं चेयरमैन पीटीआई से मुताल्लिक, और इस हवाले से जो उनका गैर शरई निकाह केस था वो अब काबिल समाअत उसको करार दे दिया गया है। पीटीआई सरबरा और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने महफूज फैसला इस हवाले से सुना दिया है और अदालत ने दलाइल के बाद गुज़श्ता रोज़ ये फैसला महफूज किया था। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार दिया गया है। पीटीआई सरबरा और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुनाया है। अदालत ने दलाइल के बाद गुज़श्ता रोज़ ये फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार दिया गया है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ज़ीशान सैयद हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। ज़ीशान, बताएगा अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की गैर शरई निकाह के खिलाफ जो है इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और जिस पर समातों के बाद जो है सिविल जज कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला महफूज किया था और आज ही ये फैसला जो है वो सुना दिया, जिसमें चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो गैर शरई निकाह का केस है उसको काबिल समाअत करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 20 जुलाई तक के लिए जो है वो नोटिस जारी कर दिए था। हम गुज़श्ता रोज दलाइल मुकम्मल होने पर यह फैसला महफूज किया गया था, जिसे आज सुनाया गया और दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया गया। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान सैयद, हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुताल्लिक, जहां उन्हें साइफर तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है, जिसके मुताबिक अभी अदालत की जानिब से पीटीआई सरबराह को FIA तलबी का जो हुक्म इम्तनाई था वो वापस ले लिया गया है। अदालत ने हुकूमत की हुक्म इम्तनाई वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। जस्टिस अली बाकी नशवी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया है। नुमाइंदा न्यूज़ उमर हयात हमें मजीद अपडेट करेंगे। उमर, बताएगा अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक। उमर से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। पीटीआई सरबराह को FIA तलबी का हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया गया। अदालत ने हुकूमत की हुक्म इम्तनाई वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकी नशवी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त है। पीटीआई सरबराह को FIA तलबी का हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया गया। अदालत ने हुकूमत की हुक्म इम्तनाई वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकी नशवी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जहां पीटीआई सरबराह को FIA तलबी का हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया गया है। अदालत ने हुकूमत की हुक्म इम्तनाई वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर यह महफूज फैसला सुनाया गया है। जस्टिस अली बाकी नशवी की जानिब से वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर अभी ये महफूज फैसला सुनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ साइफर तहकीकात में ये बड़ी अपडेट है, जहां पीटीआई सरबराह को FIA तलबी का हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया गया है। अदालत ने हुकूमत की हुक्म इम्तनाई वापस लेने की दरख्वास्त
मंजूर कर ली है। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने वफाकी हुकूमत की इस दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ साइफर तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। PTI सरबराह को FIA तलबी का हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया गया है। अदालत ने हुकूमत की हुक्म इम्तनाई वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर यह फैसला सुनाया है। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर तहकीकात में बड़ी अपडेट है। PTI सरबराह को FIA तलबी का हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया गया है। और सुबह सवेरे ही हम देख रहे हैं कि डॉलर की ऊंची उड़ान सामने आई है, जहां 74 पैसे का जो एक हाइक है वो 74 पैसे महंगा हुआ है डॉलर। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये का हो चुका है, जहां गुज़श्ता रोज़ डॉलर 279 रुपये 26 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखने में आया। ट्रेडिंग के दौरान 171 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 45,213 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। सुबह सवेरे डॉलर की ऊंची उड़ान इंटरबैंक में 74 पैसे डॉलर महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये का हो गया। गुज़श्ता रोज़ डॉलर 279 रुपये 26 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान भी देखने में आ रहा है। काशिफ मुनीर हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी काशिफ। देखें जी, इंटरबैंक में आज सुबह भी जो है मार्केट के आगाज में जो है इजाफा देखने में आ रहा है और 74 पैसे का अब तक इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर जो है वो गुज़श्ता रोज जो देखा उसमें इजाफा आज 280 रुपए का इस वक्त जो है इंटरबैंक में पहुंच गया। और इस वक्त जो मार्केट में जो बाइंग हो रही है और जो जिसपे फिक्सिंग हो रही है उसमें मजीद इतलात ये है कि मजीद आज दिन में इजाफा होगा और इसमें मजीद जो है इंटरबैंक में डॉलर ऊपर जाएगा। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल देखें तो उसमें अभी तक जो है 135 पॉइंट का जो है वो इजाफा देखने में आया है और 45,200 की सतह को क्रॉस कर गया है। स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो मुद्दा रुझान देखने में आ रहा है, लेकिन जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में मुस्तकिल डॉलर बढ़ने पे जो है वो सरमायाकार थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, एक अच्छी खबर तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि नेपरा की सिफारिशात पर बिजली की जो कीमतें हैं उसमें इजाफे की समरी मंजूर किए जाने पर जो बिजली सार्फिन है यानी हम सब पर नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से ही हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली पीक आवर्स के जो दौरानिये हैं उसमें भी 2 घंटे का इजाफा कर दिया गया है। जहां रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं वहां पीक आवर्स को भी बढ़ाया जा रहा है। तो पीक आवर्स शाम 6 ता 10 की बजाय अब 5 से 11 बजे रात तक मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। यानी कि जो पीक आवर्स हैं, जब हम इस दौरानिये में बिजली का इस्तेमाल करते थे, जो कि 3 फेज मीटर्स हैं, पीक आवर्स के बिल हैं, सार्फिन को अब 34 रुपये की बजाय 50 रुपये फी यूनिट अदा करने होंगे। तो इस नई कीमतों के इतलाक के बाद जो माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनका बुनियादी टैरिफ 13.4 रुपये फी यूनिट से बढ़कर 18.34 रुपये फी यूनिट हो जाएगा, जिसके बाद सार्फिन का बिल बढ़कर 1836 रुपये आएगा। इसी तरह से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का माहाना बिल 3700 रुपये से बढ़कर 4700 रुपये हो जाएगा, क्योंकि उनका बुनियादी टैरिफ 23.91 फी यूनिट होगा। 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनका बिल 6000 से 8000 रुपये के दरमियान होगा, जबकि 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के बिल 12,300 रुपये तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के बिल 13,000 से 16,000 रुपये के दरमियान आएंगे। तो बिजली की कीमतें तो बढ़ाई जा रही हैं। जो IMF का मुआहदा है, खुमियाजा तो आवाम को भुगतना है, हमें और आपको ही भुगतना है। जो अशराफिया है उन्हें तो बिजली के यूनिट्स भी फ्री में मिलते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल भी फ्री में मिलते हैं और वो तमाम बर्डन आवाम पर शिफ्ट हो जाता है। पहले हम देख रहे थे कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, अब पीक आवर्स का दौरानिया बढ़ाया गया है ताकि लोगों पर मजीद बोझ डाला जाए। तो जो हुक्मरान हैं शायद उनकी प्रायोरिटीज़ तो ये नहीं है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, तो हम सब के पास तो अब ऑप्शन यही है कि हम एक किफ़ायतशारी का मुजाहरा करें, एनर्जी सेवर यूज़ करें, DC इन्वर्टर जो AC हैं वो इस्तेमाल करें। और जिस तरह से सोलर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, लेकिन सोलर सिस्टम अगर लगाते हैं तो उससे मुल्क का भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। बिल्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा कम आते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किफ़ायतशारी करने की, क्योंकि अब से जो बिल्स हैं
वो दुगने अब आने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, पी कार्स का दौरानिया बढ़ाया जा रहा है, लोड शेडिंग भी होती है हमारे मुल्क में, इतने महंगे यूनिट पर बिजली दस्तयाब भी हमें नहीं हो रही, तो ये बड़ी फिक्र वाली बात है। और इस पर शायद हुकूमत को अब सोचना चाहिए कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसको बिजली की कितनी ज़रूरत है, और अच्छे रेट्स पर बिजली मिलेगी तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकेंगे, हम तमाम चीज़ों को बेहतर कर सकेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं अमरीकी रियासत फ्लोरिडा का एक वायरल वीडियो है जो आपके साथ शेयर करेंगे, जहां एक बर्मीज़ अजदे को पकड़ा गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अब तक का पकड़ा जाने वाला सबसे बड़ा अजदा है, क्योंकि ये 19 फीट लंबा है। वज़न इसका 56 किलो बताया जा रहा है। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के 22 साला तालिब इल्म ने दिलेरी का मुजाहरा किया है और इस अजदे को पकड़ना, वो ये कहते हैं कि उनका ख्वाब था। लेकिन अजदा, जिस तरह से हम भी बता रहे हैं कि 19 फीट इसकी लंबाई है, वज़न इसका 56 किलो है, बहुत बड़ा ये अजदा है। तो इतना बड़ा अजदा होने की वजह से इसको पकड़ने के दौरान अफरा तफरी भी मच गई। ये मनाजिर भी कैमरे में हमने देखा कि वो रिकॉर्ड हुए हैं। तो रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इससे कबल फ्लोरिडा में ही अक्टूबर 2020 में 18 फीट लंबे बर्मीज़ अजदे को पकड़ा गया था। ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिस तरह से इसको काबू किया गया है। इस नौजवान जैक ने दिलेरी का मुजाहरा किया है, इस अजदे को पकड़ा है, और वो ये कह रहे थे कि ये उनका ख्वाब था, एक ड्रीम था कि वो ये कारनामा सरअंजाम दें। और कुछ हमने देखा वहाँ पर अफरा तफरी भी मच गई थी। ऑब्वियसली इतने बड़े जानवर को हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल है, ख़तरनाक तरीन जानवर है जो कि इस दुनिया में मौजूद हैं। वज़न जिस तरह से 56 किलो वज़न उसका बताया जा रहा है, 19 फीट लंबाई है। तो ये एक अनोखा वाक़या पेश आया जो आपके साथ हमने शेयर किया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक बार फिर से हेलमेट आगाही मुहिम शुरू की गई है, जिसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि पेट्रोल पंप वाले किसी भी ऐसे शख्स को पेट्रोल फराहम ना करें जिसने हेलमेट नहीं पहन रखा। सख्ती की जा रही है, जो कि अच्छी बात है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस की मुहिम बुनियादी तौर पर शहरियों के मोटरसाइकिल सफ़र को महफूज बनाने के लिए ही है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत से नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आते हैं जहाँ पर अगर लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते तो उनके दिमाग को चोट पहुंचती है और बहुत से लोग कोमे में जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। मोटरसाइकिल की सवारी में सर पर पहना हेलमेट आपकी हिफाजत करता है और इसका इस्तेमाल ज़रूरी लाजमी तौर पर करना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने एक समाअत के दौरान रोड सेफ्टी पर जोर देते हुए कहा है कि हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर 5000 अगर जुर्माना किया जाए तो फिर सभी ठीक हो जाएंगे। अदालत ने लाहौर ट्रैफिक पुलिस को हिदायत जारी करते हुए ये कहा है कि रूल्स बनाए जाएं। अदालत इस पर हुक्म जारी करेगी। पहले 10 रोज़ हेलमेट के इस्तेमाल की तशहीर करें और आगाही दें, फिर हेलमेट ना पहनने वाले पर 5000 रुपये जुर्माना करें। इसी पर हम बात करेंगे। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया SP हेडक्वार्टर्स हैं सुहेल फाजिल साहब, उनसे मज़ीद बात करेंगे। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। ये लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने जो हेलमेट की आगाही मुहिम शुरू कर रखी है, बहुत अच्छी बात है। इस मुहिम का जो बुनियादी मकसद है वो शहरियों का एक तहफ़्फ़ुज़ ही है, शहरियों की हिफाजत ही है। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पब्लिसिटी इसकी किस तरह से कर रहे हैं, लोगों को किस तरह से मैसेज कन्वे कर रहे हैं। जी, थैंक यू। सबसे पहले जो है कैंपेन शुरू करने से पहले जो है ये हम कार्रवाई करने से पहले हमने सोशल मीडिया के ऊपर, स्कूल कॉलेज के ऊपर, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर इसको आगे ही जो है कैंपेन शुरू की गई थी ताकि लोगों को इससे के बारे में आगाह किया जा सके। और ये कैंपेन जो है पहली दफ़ा नहीं की गई, बार की जाती रही है, कार्रवाई भी की जाती रही है। और सबसे पहले कैंपेन शुरू करने का मकसद भी यही था ताकि लोग इससे बाखबर हो जाएं। हालांकि हेलमेट का इस्तेमाल बाय लॉ लाजमी है, इसके ऊपर लाजमी अपना ना सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने वाला बल्कि पीछे बैठने वाला सवार भी है, उसके भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है। तो कैंपेन का मेन मकसद भी यही था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाखबर हो सके और हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। ठीक है। अच्छा सुहेल साहब, जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं कि दोबारा से मुहिम शुरू की गई है, इस कैंपेन को दोबारा से लॉन्च किया गया है, तो इसमें कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, कंटिन्यूटी क्यों नहीं है? ये बड़ी अहम ज़रूरत है, तो फिर इसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाती पुलिस? नहीं, हम देखें चलान वगैरह छोटे मोटे ये जो है हेलमेट के ये साथ साथ चलते रहते हैं, हम इन्फोर्समेंट करा रहे होते हैं,
लेकिन जो अब पिछले दिनों में हादसात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है पंजाब भर में, जिनमें ज़्यादातर मोटरसाइकिल जो है सवार शामिल थे, और उनकी जो मेन जो हलाकत की वजह जो थी वो हेलमेट का इस्तेमाल ना करना था। जब ये चीज़ की गई तो देखी गई, क्योंकि हमारा जो स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है जो है ट्रैफिक पुलिस का, वो भी इसके ऊपर जब देखा ये ज़्यादा हादसा हो रहे हैं मोटरसाइकिल के, तो फिर इसको ज़्यादा हमने इसको फोर्सफुली जो है इसके ताकि मज़ीद हालातों से नुकसान से बचा जा ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अभी लाहौर हाई कोर्ट की हम एक समात का भी जिक्र कर रहे थे और ये कहा जा रहा है कि 5,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मोटरसाइकिल सवार आप भी जानते हैं कि जब वो सफ़र कर रहे हैं किसी की जेब में 50 रुपये होते हैं, 100 रुपये होते हैं, तो पुलिस किस तरह से जुर्माना वसूल करेगी? फिर बाइकों को बंद किया जाएगा तो सड़कों पर फिर हम देखते हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स और फिर लोगों के दरमियान एक तल्ख कलामी शुरू हो जाती है। आजकल जो दौर गुजर रहा है, मुआशी हालात जो है हमारे, 5,000 रुपये जुर्माना किस तरह से अफोर्ड करेंगे? देखिए, जब आप 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल या 2 लाख की मोटर बाइक ले रहे हैं, तो हेलमेट जो है ना उसकी निस्बत बहुत कम कीमत में मिल जाता है। 1,000, 1,200, 1,500 रुपये में अच्छी क्वालिटी का 2,000 में मिल जाएगा। जब एक मोटरसाइकिल खरीदी जाती है तो हेलमेट भी खरीद लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कंपनीज के साथ भी मिलकर कोई काम कर रहे हैं आप, जिन भी कंपनीज की बाइक्स हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि साथ जो भी अगर एसेसरीज भी लगी आती हैं, जैसे उस पर मिरर लगे होते हैं, तो वो तो उतार दिए जाते हैं। साइड मिरर्स जो हैं उस पर भी कोई सख्ती नहीं है? नहीं, साइड मिरर जो है ना बेसिकली ये मोटरसाइकिल सवार की आंखें होती हैं। वो गर्दन दाएं बाएं किए करने के बजाय वो आराम से देख सकता है दाएं बाएं मुड़ते वक्त इसको। लेकिन बदकिस्मती से हमारी वाम के जो है ना इसको वो एक रुकावट से सफ़र करती है। लेकिन इसके बारे में भी हम जो मुख्तलिफ कंपनी के साथ मिलके हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये साइड व्यू मिरर लगाते हैं मोटरसाइकिलों के ऊपर मुख्तलिफ कंपनी के साथ मिलके। ठीक है जी। तो कल अदालत ने जिस तरह से कहा कि इस पर रूल्स बनाए जाएं, तो रूल्स तो शायद पहले से भी मौजूद होंगे, अब उन पर क्या सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? नहीं, रूल तो पहले मौजूद है बगैर हेलमेट के कार्रवाई का, और जुर्माने की जो फाइन जो है इसको एनहांसमेंट के लिए कहा गया है, यानी जिसको 5,000 किया जाए। तो यकीनी तौर के ऊपर रूल बनेगा जो भी मुनासिब होगा इंशाल्लाह। जैसे ये इसकी अप्रूवल आ जाती है तो कैंपेन जो 10 दिन का बताया गया है, कैंपेन के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो मेरी अपनी भी एक ऑब्जर्वेशन है छोटी सी, कि जब हम लाहौर, कैंट भी लाहौर में ही मौजूद है, जब हम कैंट में जाते हैं तो बड़ी ट्रैफिक विजिलेंट है, वहाँ पर लोग सिग्नल्स का भी ख्याल कर रहे हैं, गाड़ियाँ भी तरीके से चल रही हैं, बाइक्स वाले भी। बल्कि कैंट में तो शायद जो हेलमेट नहीं अगर किसी ने पहना हुआ तो उसको तो एंट्री की इजाज़त भी नहीं है। जी बिल्कुल जी। एक लाहौर कैंट का एक छोटा सा पोर्शन है लाहौर का जी, लेकिन लाहौर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जी। हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। इसमें कुछ चीज़ें हमारे रुकावट का बायस भी है, कमी नफरी भी है, लेकिन इसके बावजूद हमने अभी 12 दिनों में 2,12,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल के चलान किए। तो इसका मतलब हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम तैयार हैं और करवा भी रहे हैं। तो अभी आपको क्या परसेंटेज सामने आई है, कितने ऐसे लोग हैं जो हेलमेट नहीं पहनते? जाहिर बात है पुलिस वाले उनसे बात भी करते हैं, तो क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं? हेलमेट ना पहनने का रुझान क्यों है? बेसिकली ये एक इंसानी फितरत है, जब उसके ऊपर एक पाबंदी लगा दी जाए तो वो उसके लिए वो मुश्किल होती है। हालांकि हेलमेट जो होता है, हमें जो हेलमेट जो है वो चलान से बचने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि ये अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि चलान का वो तो पे हो सकता है लेकिन जान वापस नहीं आ सकती। बिल्कुल। तो हमारी ये जेल रोड है, मार रोड है, इसी तरह कनार रोड है और मेन बुलवार्ड गुलबर्ग है, ये 4 हमारी मेन रोड है जहाँ पे 0 टॉलरेंस है हम करा रहे हैं। और इसके अलावा जितनी भी अहम दीगर हमारी शहरात हैं उसके ऊपर भी ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको ये एक्सपेंड किया जा रहा है। आप देखेंगे अभी आपको 50% से ज़्यादा लोग जो है नज़र आ रहे हैं, तो आप देखा देखी और बेटर इन्फोर्समेंट से इंशाल्लाह लोग इसकी तरफ आएंगे। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया पर हम कुछ तस्वीर देखते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं, उसमें मैंने भी ये देखा कि कुछ लोग हैं वो सर पर देगची रखकर भी जा रहे हैं, कुछ ने क्रिकेट का हेलमेट पहना हुआ है। तो इस हवाले से भी कोई कैटेगराइज किया गया है कि प्रॉपर हेलमेट होना चाहिए बाइक के लिए जो इस्तेमाल होता है? देखिए, हेलमेट जो है बाइक के लिए वो एक अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जी, वो उसमें पूरे सर को कवर किया जाता है। ठीक है। और जो क्रिकेट हेलमेट है वो तो आपके सर को मुकम्मल तौर पे कवर नहीं कर सकता, वो नामुकम्मल एक कह लें हेलमेट है,
वो क्रिकेट के तो ठीक है, लेकिन बाइक सवार के लिए जब बाइक मोटरसाइकिल सवार नीचे गिरता है उसको चोट दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी लग सकती है। तो ये हेलमेट जो मोटरसाइकिल का बनाया गया है यही एक इफेक्टिव है, इसी को इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कैंपेन भी सोशल मीडिया पर स्टार्ट हुई है, जिस तरह से आप भी एक्टिव हुए हैं तो लोग भी बहुत एक्टिव हो गए हैं, जिसमें कुछ सहाफ़ी भी शामिल हैं। वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह से अब अदालत कह रही है 5,000 रुपये जुर्माना लेना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें, तो जो भी जुर्माना इकट्ठा हो वो उन्हीं लोगों को हेलमेट्स खरीदे जाएँ और उनमें बांटे जाएँ, क्योंकि जैसे ही पुलिस की जानिब से जब भी ये कैंपेन शुरू होती है तो जो हेलमेट बेचते हैं जिनका ये कारोबार है उनके कारोबार में बहुत इजाफा हो जाता है, रेट्स वो अपने मन माने वसूल करते हैं। अब देखें इसकी मेन वजह ये सप्लाई और डिमांड वाला सिस्टम आ जाता है। हमें ये इंतजार नहीं करना चाहिए कैंपेन शुरू होगी फिर हेलमेट खरीदेंगे, सख्ती होगी। ठीक है। जब मोटरसाइकिल खरीदा जाता है, आप मोटरसाइकिल लेते हैं या इसको उसके साथ ही हेलमेट खरीद लें, उस वक्त आपको नॉर्मल रेट पे मिलेगा। ये एक अलमिया भी है, हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटी टाइप जिस तरह की जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह CTO लाहौर ने हम इसको भी रेज ये मामला लेके चल रहे हैं ताकि ओवर चार्जिंग ना हो सके मार्केट में, और अंजमन ताजंग के साथ भी मिलके हम एक इसका कोई सिस्टम बना रहे हैं ताकि ये जो है ओवर चार्जिंग ना हो सके। ठीक है। तो कोई ऐसी तजवीज़ भी है कि जैसे अगर किसी को आपने पकड़ा है उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो मौके पर ही उसको ये पाबंद किया जाए कि वो हेलमेट खरीदे, ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं कुछ इस तरह का बंदोबस्त किया जाए कि वहीं पर उन्हें हेलमेट मुहैया किए जाएं, वहाँ पर सेल इस तरह के कोई प्रोसीजर हो सकता है? हम हेलमेट सेल तो नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, लेकिन हम उसके लिए ये कर सकते हैं कि एक हेलमेट उसका एक सिंपली चलान किया जा रहा है। सेकेंडली अगर पास नहीं है तो उसकी मोटरसाइकिल वक्ती तौर पे हम उसको बंद कर देंगे, हेलमेट ले उसको आपको जो है छोड़ भी जाएगा। तो ज़्यादा फोकस यही है वक्ती तौर पे हेलमेट मोटरसाइकिल को आप उसको हेल्ड कर लें, इंपाउंड कर लें, जब वो हेलमेट लेके आता है उसको रिलीज़ कर दिया जाए। ठीक है। तो लाहौरियों को कोई मैसेज अगर आप कन्वे करना चाहते हो कि हेलमेट से हट के भी कोई बात अगर करना चाहते हो, क्योंकि हम देखते हैं कि जो अंडर एज हैं लड़के वो बहुत ज़्यादा अब हमें सड़कों पर नज़र आते हैं बाइक चलाते हैं। जी, मैं ये CT और लाहौर का भी मैसेज है और CTP लाहौर की तरफ से भी अपने एक तो कम वालिदैन जो है इसमें अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, अपने कम उम्र बच्चों को या ऐसे उनके बच्चे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनको मोटरसाइकिल हरगिज़ ना चलाने दें, और जिनका उम्र 18 साल है उनका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो हेलमेट मोटरसाइकिल के साथ साथ एक अच्छा सा हेलमेट भी उनको ख़रीद के दें, और ताकि ये बच्चे आपका फ्यूचर है, आपकी उम्मीदें इनसे वाबस्ता है, तो आप अपने फ्यूचर को जो है ये सड़कों पे लावारिस ना छोड़ें और इसकी हिफाजत करें। तो इंशाल्लाह और हमारी CTP लाहौर का एक विज़न है, हम लाहौर को हादसा से पाक शहर बनाना चाहते हैं, और सिस्टम में हम पिछले अगर 6 माह के एक्सीडेंट फिगर देखें तो इसमें फैटल एक्सीडेंट उसमें 35% कमी आई है, 35% कम लोग हलाक हुए हैं। ठीक है। ये CTP लाहौर का एक विज़न है, हादसा को कम से कम किया जाए, और ये भी एक हमारा विज़न है, हम इसको उस सतह पे लेके जाते हैं 0 एक्सीडेंट वाली पॉलिसी पे भी चला जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। SP हेडक्वार्टर सुहेल फाजिल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और मैसेज उनका बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि हम सबको की ज़रूरत है ताकि जो ट्रैफिक हादसा हैं उनमें भी कमी आएगी, और साथ ही साथ जिन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है हेलमेट का अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लोगों की बचत है, लोगों की हिफाजत के लिए ही ये मुहिम शुरू की गई है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे साथ में। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज तक कच्चे के डाकू के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन कामयाबी से हमकनार नहीं हो सका। पुलिस इस हवाले से दावे तो बहुत करती है कि इतने फीसद इलाका आज़ाद करवा लिया गया, इतने डाकू पकड़े गए हैं, इतने मारे गए हैं, लेकिन फिर अगले दिन ये पता चलता है कि कच्चे के डाकुओं की कार्रवाइयों में कोई भी कमी नहीं हुई। इन डाकुओं के बारे में ऐसी इतलात भी हैं कि इनको ताकतवर जागीरदारों और वडेरों की हिमायत भी हासिल है। हम पहले भी इस पर अपने काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं, और यहाँ तक कि पुलिस के अंदर भी इनके मुखबर मौजूद हैं। अब कच्चे के डाकुओं ने कंदकोट के इलाके से 7 बच्चों को अगवा कर लिया है, और मजमूई तौर पर जो अगवाशुदा अफराद हैं इनकी तादाद अब 45 के करीब पहुंच चुकी है। और इससे पहले कामा कमेटी में ये इंकशाफ हुआ था कि कच्चे के डाकुओं के पास अमेरिकन साख्ता असलाह मौजूद है, और ये डाकू भारत से तरबियत याफ्ता भी हैं।
बहरहाल इतने अफराद का अगवा होना पंजाब की पुलिस, सिंध की पुलिस समेत जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी कारकर्दगी पर भी मुकम्मल तौर पर सवालिया निशान है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उबाड़ों से अब्दुल मजीद शर ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल मजीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस घोटकी में जो कच्चे के डाकू हैं बहुत अरसे से अपनी कार्रवाइयाँ कर लोगों को अगवा कर रहे हैं, तो क्या वजह यहाँ पर पुलिस जो ऑपरेशन करने में क्यों मुकम्मल तौर पर नाकाम है? जो ये कच्चे के इलाके हैं वहाँ पर जाग्राफिकल जो बैरियर्स हैं ये भी पुलिस ऑपरेशन की नाकामी की बड़ी वजह है, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरिंग फ्लड जो है जाग्राफिकल जो बैरियर्स हैं वो बन जाते हैं, छोटे छोटे दरिया के हिस्से बन जाते हैं, इसलिए वहाँ पर जो है पुलिस की एक्सेस नहीं होती। तो उसके साथ साथ जदीद जो असलहा की सप्लाई लाइन है जो क्रिमिनल्स हैं उन तक जो पहुँच रहा है, बड़े बड़े हथियार हैं जिनमें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, साथ साथ जो है आरपीजी फायर्स हैं, मार्टर गन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं, ये बड़ा जो इनके पास मिलिट्री ग्रेड का असला है, पुलिस की नाकामी का जो है ये भी एक बड़ी वजह है। और उसके साथ साथ जो है जो ब्लैक शिप्स हैं इनके पुलिस डिपार्टमेंट में, उनको जो है इत्तला पहले ही मिल जाती है, उसकी वो भी जो है एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रिक्ट घोटकी हो या डिस्ट्रिक्ट कश्मीर हो, वहां पर जो है काफी बदअमनी फैली हुई है। जो डाकू हैं उन्होंने रियासत के अंदर जो है रियासत कायम की हुई है। सेकेंडली ये बात भी एक वाज़ेह होती है कि जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं उनकी खामोशी भी जो है सवालिया निशान है। इतनी सारी बदअमनी होने के बावजूद डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में जो है अभी जो है 45 अफराद अगवा हुए हैं, जिनमें 7 जो है बच्चे भी शामिल हैं, शीरख्वार बच्चे, 80 साल के बुजुर्ग। डाकू जो है कोई उम्र की कैद नहीं रख रहे, जो जहाँ से आ रहा है उनको जो अवाम है उनको लूट मार कर रहा है, उनको किडनैप करके चले जा रहे हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं असेंबली फ्लोर पर किसी भी किस्म के इस हवाले से बात करने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही जो गवर्नमेंट है उससे जो है डिमांड कर रहे हैं कि इनके खिलाफ जो है कोई फैसला कुन ऑपरेशन किया जाए। 2.8 मिलियन का जो है फंड मुख्तस किया गया था सिंध के कच्चे के एरिया से डाकू राज के सफाई के लिए, वो भी तकरीबन जो है पुलिस ने अभी काफी सारा जो है फंड वो ठीक है जी। जिस तरह से अब आप भी बता रहे हैं कि बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वारदातें कर रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें कश्मीर से ज़मान सोलंगी ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। ज़मान, अब तक यहाँ से कितने लोगों का अगवा हो चुका है और क्या सबके मुतालिक FIR का इंदराज भी हुआ है? क्योंकि जिस तरह से अब्दुल मजीद भी बता रहे हैं कि कोई उम्र का लिहाज भी नहीं है, बच्चों से लेकर जो 90 साल तक के लोग हैं, जो उनके हाथ लग रहा है उसको अगवा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिला कश्मीर में आए रोज अगवा बरतावन गढ़ बन चुका है और आए रोज डाकू बिना खौफ के लोगों को अगवा करके कच्चे की तरफ ले जाते हैं, और बाज़ औक़ात तो डाकू नसूनी आवाज में लोगों को झूठे प्यार का झांसा देकर कच्चे के इलाके में बुलाकर कैद कर लेते हैं। और इसके अलावा इसके बाद मगियों के वर्षा को भारी सामान के लिए फोन करते हैं। और साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि मगियों की तशद्दुद वाली वीडियोस जो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, जिसकी वजह से मगियों के वर्षा शदीद खौफ और रात मुब्तला होकर अपने प्यारों की रिहाई के लिए डाकुओं को तावान देकर अगवा होने वालों को आजाद करते हैं। मैं मजीद आपको बता चलूं कि कश्मीर जिले के अंदर बड़ों के साथ साथ बच्चे भी गैर महफूज हो गए हैं, और गुज़श्ता 2 माह के दौरान एक बच्ची समेत 6 बच्चे भी इस वक्त डाकुओं के जंगल में फंसे हैं। और कश्मीर पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, और 2 माह कबल असरदार थाना की हदूद से शीरख्वार बच्चे अजीम महीने को पुलिस ने खतरखा कराने के बावजूद भी बाजियाब नहीं कराया है। इसके अलावा 3 खम से निडाल हैं और पुलिस खामोश तमाशे बनी है। दूसरा बच्चा कंदकोट सी सेक्शन थाना की हदूद से घर के बाहर खेलते हुए मासूम फरहान सुमरो को अगवा कर लिया गया है, जिसको 1 माह का अरसा बीत गया है, लेकिन अभी तक बाजियाब नहीं आया। कंदकोट ए सेक्शन की हदूद से 20 रोज कबल घर के बाहर गेम खेलते हुए सदाकत हाजानों को डाकू ने अगवा कर लिया है, जिसकी बाजियाबी के लिए वर्षा ने SSP ऑफिस के सामने हाथों में कलाम पाक उठाकर, ठीक है, लोगों की तरफ से एहतजाज भी इस पर किया जा रहा है। ज़बान हमारे साथ ही रहेगा। अब्दुल मजीद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का बड़ा भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं और उन तमाम लोगों की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जो उनकी कैद में मौजूद हैं, उन पर जिस तरह से जुल्म सितम हो रहे हैं, बड़ी खौफनाक ये वीडियोस हैं, बड़ी दर्दनाक ये वीडियोस हैं, और हमारे निज़ाम पर भी अब ये बड़ा एक शर्मनाक वाक़या है जो ये पेश आ रहा है लोगों के साथ कि अभी तक पुलिस को कार्रवाई नहीं कर पा रही। तो हम लोग जो पुलिस हैं वो क्यों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनको नहीं रोक पा रहे? उनके पास इंटरनेट की वहाँ पर फैसिलिटी मौजूद है, उसको कट ऑफ क्यों नहीं किया जा रहा?
ह्यूमन राइट्स क्राइसिस पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये सेल्यूलर नेटवर्क को जो है लिखा है पुलिस ने, पर वो जो है यहाँ से सेल्यूलर नेटवर्क का जो है खात्मा नहीं कर रहे, बंद नहीं कर रहे, उसको जैम नहीं कर रहे। और यहाँ पर जो है सबसे जो डिस्ट्रिक्ट घोटकी में बड़ा इशू है वो हनी ट्रैपिंग के जरिए लोगों को अगवा करना है, जो खुद जो है उनके पास चल कर जाते हैं, जैसे सस्ती गाड़ियों की लालच में, और साथ साथ जो है लड़कियों की नस्वानी आवाज की झांसे में फंसकर, और दीगर जो मुख्तलिफ पुरकशिश लालचें हैं उनमें उनके झांसे में फंसकर जो है मुल्क के तकरीबन हिस्सों से जो है काफी सारे लोग यहाँ पर खुद ही जाकर उनके कच्चे के डाकुओं के पास जाकर पहुंचते हैं, जिसकी वजह से वो अगवा हो जाते हैं। मीडिया के तवस्सुत से, न्यूज़ की तवस्सुत से हम बारहा ये बता चुके हैं कि इस तरफ कोई भी ऐसा कोई निजाम मौजूद नहीं, ना ही यहाँ पर कोई गाड़ियों की फैक्ट्री है जो आप सस्ती गाड़ी यहाँ पर लेने आ रहे हैं, ना ही इन कच्चे के इलाकों में जो है कोई रिश्ता होता है। तो लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे, इतनी सारी मीडिया कवरेज मिलने के बावजूद भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो है लोग अगवा होते हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो कबायली निजाम है वो भी काफी, उसमें जो है तसादुम के नतीजे में काफी सारे लोग जान से गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते से लेकर अभी तक जो है डिस्ट्रिक्ट कश्मीर की हम अगर बात करें तो वहां पर 10 लोग जो हैं कबीलाई दहशतगर्दी के नतीजे में मारे गए। पॉलिटिशियंस का हाल तो आप देख रहे हैं, वो असेंबली फ्लोर पर बात भी नहीं करते, उनका असर और रसूख होने के बावजूद भी ये कबीलाई तसादुम भी जो है नहीं खत्म करवा पा रहे हैं। और पुलिस तो अपने जराए से कोशिश कर रही है टेक्नोलॉजी का यूज करके, काफी सारे लोगों का को जो है ये अगवा होने से पुलिस बचा भी चुकी है। और जो ये किडनैपर्स हैं उनको जो है कैफरे किरदार तक भी जो है पहुंचा चुकी है, लेकिन फिर भी ये जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा। ठीक है ज़मान, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हम ये सुनते हैं कि पुलिस की जानिब से ऑपरेशन तो जारी है, यकीनी तौर पर बड़ा मुश्किल इलाका है ये जहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है, रकबा बहुत बड़ा है, शायद 200 किलोमीटर से ज़्यादा का भी ये रकबा है, लेकिन जिन इलाकों को पुलिस क्लियर करा लेती है क्या वहाँ पर फिर पुलिस की चौकियाँ कायम की जा रही हैं मुस्तकिल तौर पर, वहाँ पर जो फोर्स है वो डिप्लॉय की जा रही है? जो इलाके क्लियर किए जाते हैं वहीं पर चौकियां तो कायम की जाती हैं, लेकिन नाम की चौकियां कायम की जाती हैं। वहां पर खातिर ख्वाह एहलकारों को जो है सहूलत मैसर नहीं की जाती है, जिसके बायस वो अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आने जाने वाले ये जो डाकू हैं उनको पकड़ सकें। ठीक है, तो अभी क्या लग रहा है, पुलिस आपको लगता है इनके खिलाफ ऑपरेशन की सलाहियत रखती है या फिर रेंजर्स को भी इस ऑपरेशन में अब शामिल कर लेना चाहिए? जी देखें ना, पहले तो पुलिस ऑपरेशन कर रही थी, उस खातिर ख्वाह कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है, क्योंकि पुलिस को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। पहले 3-4 माह पहले ऑपरेशन किया गया तो जिसके दौरान SHO एडमिरल समेत 5 से 4 अपराध जो एहलकार है वो शहीद हो चुके हैं और 10 से 12 से ज्यादा एहलकार हैं वो जख्मी भी हो चुके हैं ऑपरेशन के दौरान। मैं आपको बहुत साथ बताता चलूं कि यहाँ पर तमाम के साथ साथ पुलिस भी गैर महफूज है, क्योंकि चंद रोज कबल भी SHO और 2 एहलकारों समेत डाकुओं ने पुलिस को अगवा कर लेता, जिसके भाई तावान के एवज SHO को आजाद किया गया था। जी ठीक है, अब्दुल मजीद आप ये बताइएगा क्या इस वक्त भी पुलिस की जानिब से कोई मेजर ऑपरेशन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये घोटकी डिस्ट्रिक्ट के जो कच्चे के इलाके हैं वहां पर किसी भी किस्म का कोई जो है मेजर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। अलबत्ता जो कच्चे के ये क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको बंद तो कर दिया गया है, गालिबन तकरीबन कोई 60 चौकियां बनाकर उनको कच्चे के एरिया तक जो है महदूद कर लिया गया है, तकरीबन उनको महदूद कर लिया गया है। काफी सारी जगहों से जो है बचाव बंद पर वीक पॉइंट मौजूद हैं, उनसे वो वीक पॉइंट्स अबूर करके जो है वो पक्के के इलाकों में कुछ कार्रवाइयां सामने आई हैं, जिनमें 3 घोटकी से जो है लोग अगवा हुए हैं, जिनमें उमर बारो, मुश्ताक बारो और जो है असलम कलवड़ शामिल हैं। और उसके साथ साथ जो है ये कबीलाई तसादुम के नतीजे में 3 लोग भी जो है डिस्ट्रिक्ट घोटकी में मारे जा चुके हैं, जबकि ये फोर्सिंग किडनैप जो मकामी अफराद को जबरदस्ती अगवा करके ले जाने का जो रुझान है वो काफी डिस्ट्रिक्ट घोटकी में माजी से जो है अभी कम हो चुका है, जबकि ये हनी ट्रैप के जरिए जो लोग हैं वो फंस रहे हैं, अगवा हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन मजीद जिस तरह से आप बता रहे हैं तमाम सियासतदान वहां पर मौजूद हैं, असर रसूख है उनका, जो कबीले वहां पर मौजूद हैं, तो वो इस पर बात क्यों नहीं करते? सुलह सफाई की कोशिश नहीं की जा रही? इस तमाम तर मामले को फिर किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाएगा? सर देखें, सबसे बड़ी वजह ये पॉलिटिकल लोगों की ये है कि उनका जो है पॉलिटिकल यहाँ पर पावर बना हुआ है। ये जो मुख्तलिफ कबाइल के तकरीबन तमाम ताकतवर जो कबाइल डिस्ट्रिक्ट घोटकी में मौजूद हैं, उनके ताकतवर सरदार यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं ताकतवर कबीलों के आपस में तसादुम चल रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सालों से तकरीबन कोई दर्जनों सैकड़ों अफराद कत्ल हो चुके हैं और बदअमनी भी इंतहा को पहुंच चुकी है,
जिसके बावजूद भी ये सरदार साहिबान जो हैं वो इनको आपस में सुलह करवाने के लिए आमादा नहीं कर रहे, और ना ही जो ये सरदार साहिबान है कोई असेंबली फ्लोर पर जो है कच्चे के क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ जो है कोई बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो अंदरून कच्चे का इलाका है वहां पर जो ज़राई रकबा है वो बहुत बड़ा ज़राई रकबा है और जरखेज ज़राई रकबा है, जहां से ठीक है पुलिस को भी ऑपरेशन करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। नुमाइंदा कश्मीर जमान सोलंगी और नुमाइंदा बाड़ो अब्दुल मजीद शर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उनका हवाले से हमने SSP कश्मीर से रब्ता करने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। अच्छा नाज़रीन, जाते जाते हम आपको मौसम की एक छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे जो महकमा मौसमियात की जानिब से मौसूल हो रही है कि जो बारिशों का जो एक स्पेल है वो शुरू होने जा रहा है, और कहा यही जा रहा है कि पूरा हफ्ता ये जो मानसून का एक स्पेल है, एक तगड़ा स्पेल है, वो अब सिस्टम में एंटर होने जा रहा है। तो बहुत सी बारिशें आगे मुतवक्के हैं, मौसम बेहतर भी होने जा रहा है, और बारिशों के साथ साथ जहाँ बारिश रहमत है तो वो जो लाहौर की अगर हम बात करें या पूरे पाकिस्तान की बात करें, जब बारिश ज़्यादा होती है, अर्बन फ्लडिंग भी होती है, तो फिर बारिश ज़हमत भी बन जाती है। तो हम सब लोगों को इस हवाले से एहतियात की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।